पार्ट 1 के बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पहला प्रश्न यहाँ पर यानी 21 जो प्रश्न नंबर है वो दिया गया है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। देखिए संचारी भाव की संख्या की यदि हम बात करें तो वो होती है 33, यानी जो दिया गया विकल्प में से जो सही है वो है आंसर डी वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो है संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। संचारी भाव की यदि हम दूसरे नाम की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है व्यभिचारी भाव। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए, व्यभिचारी भाव। जो भाव मन में कुछ समय बने रह के चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं और संचारी भाव का ही दूसरा जो नाम होता है वो होता है व्यभिचारी भाव। और इसकी जो संख्या की बात करें तो संख्या होती है 33। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है यहाँ पर। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। इसलिए जो दिए गए विकल्पों में सही आंसर है वो है आंसर डी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थित रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थित होते हैं और मूल रूप से हृदय में विद्यमान होते हैं उसे स्थायी भाव कहा जाता है। और स्थायी भाव जो होता है वो रस के 4 अंगों में से एक है। तो स्थायी भाव की यदि संख्या की बात करें तो स्थायी भाव की संख्या जो होती है वो 9 होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आंसर सी, यानी स्थायी भाव। जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थित रहते हैं उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव किसे कहते हैं, 4 यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से सबसे पहले रिजेक्शन मेथड हमें लगाना होगा यहाँ पर कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए निमित्त सहायक रूप में होते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, ये आंसर हमें लग रहा है। लेकिन जब तक हम चारों विकल्प नहीं देख लेंगे तब तक हमें टिक नहीं लगाना है। वह भाव जो सदैव के लिए, स्थायी भाव को सदैव के लिए तो होता नहीं है, इसलिए ये वाला तो रिजेक्ट कर दीजिए। वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए निर्वेद को पुष्ट करने के लिए, निर्वेद को पुष्ट करने के लिए संचारी भाव, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए विभाव को पुष्ट करने के लिए, विभाव को पुष्ट करने के लिए भी नहीं होता है, यानी ये भी आंसर गलत है। तो यानी जो फर्स्ट वाला है वो सही हो गया। वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, ये आंसर सही है, यानी ए वाला आंसर हमारा सही है। प्रश्न पूछा गया है, अनुभाव किसे कहते हैं। देखिए अनुभाव के बारे में जानिए आप थोड़ा सा कि स्थायी भावों को जागृत होने पर, जब स्थायी भाव जागृत होते हैं तो आश्रय की जो बाहरी या शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं वही कहलाती हैं अनुभाव। तो इस 4 विकल्प में हम देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय की ही चेष्टाएं होती हैं। लेकिन हमें अभी ये प्रश्न का आंसर हमें राइट नहीं लगाना है जब तक कि हम चारों विकल्प ना देख लें। देखिए अब यहाँ पर देखें रति, हास, शोक, रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाले आश्रय, आश्रय नहीं आश्रय की चेष्टाएं होती हैं, इसलिए ये वाला आंसर गलत हो गया बी वाला। रति, हास, शोक आदि संचार भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाले आश्रय की चेष्टाएं, देखिए संचारी भाव को प्रकाशित करने वाली नहीं, स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं होती हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। यदि हम डी वाले विकल्प की बात करें तो डी वाला विकल्प है यहाँ पर आलंबन, उद्दीपन आदि भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। देखिए अनुभाव जो होता है वो क्या होता है, स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी या शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनुभाव होती है। अगर हम देखें तो अगर इसका इस प्रकार से मन के भावों को व्यक्त करने वाले जो शारीरिक मनोविकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके अनुभाव कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आलंबन, उद्दीपन जो दिया है ये गलत है यहाँ पर। जबकि जो स्थायी भाव होते क्या हैं, स्थायी भाव जो मन में स्थायी रूप से जो रहने वाले मनोविकार हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव प्रधान भाव है जो कि शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहते हैं और ये रस का आधार भी कहलाते हैं। स्थायी भावों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 9, जो कि रति, हास ये सब क्या है, स्थायी भाव। जबकि यहाँ पर देखिए आलंबन, उद्दीपन दे दिया गया है, ये इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए जो सही आंसर है यहाँ पर ये कौन सा, आलंबन, उद्दीपन ये नहीं होगा, केवल स्थायी भाव वाला आप समझिएगा। स्थायी भाव, स्थायी भाव में कौन कौन से होते हैं, रति, हास, शोक ये सभी हैं, आलंबन, उद्दीपन आदि ये स्थायी भाव नहीं है। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए वाला। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है रस के कितने अंग हैं। देखिए जब किसी काव्य या रचना को या साहित्य को देखने या पढ़ने सुनने से हमें जो आनंद प्राप्त होता है वो रस कहलाता है। और रस में की यदि हम बात करें तो रस की जो 9 भेद होते हैं और अंग की बात करें तो रस के 4 प्रमुख अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यहाँ पर जो दिया गया विकल्प में जो सही आंसर है वो है आंसर सी वाला, यानी कि 4।
की ओर हम बढ़ते हैं। 10वें और 11वें रस कौन से हैं? देखिए 10वें और जो 11वें रस हैं वो हैं वात्सल्य और भक्ति रस। 10वें नंबर का वात्सल्य तथा 11वें नंबर का जो रस है वो है भक्ति रस, इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस की यदि हम बात करें तो वो कहा जाता है श्रृंगार रस को, इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर बी वाला। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? देखिए इस प्रश्न कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसलिए इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। संचारी भावों की कुल जो संख्या होती है वो होती है 33, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर डी वाला। विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर रिपीट हुआ है, इसलिए याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा संचारी भाव का एक जो अन्य नाम है वो है व्यभिचारी भाव, इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर सी वाला। अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा गया है यहाँ पर। जो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है वो होता है आपका आंसर सी वाला, यानी कि विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव याद रखिएगा विस्मय होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विभाव के भेद पूछे गए हैं यहाँ पर। विभाव के भेद जो होते हैं वो होते हैं दो, एक होता है आलम्बन विभाव तथा दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है विभाव के कितने भेद? देखिए पिछले प्रश्न में भी देखिए ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था, जबकि यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है जेल प्रहरी एग्जाम में। तो विभाव के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका भी आंसर आप दो है लगा दीजिए। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? देखिए पटवारी एग्जाम में ये प्रश्न फिर से पूछा गया है। विभाव के जो प्रकार होते हैं, भेद पूछ लिया जाए, प्रकार पूछ लिया जाए, तो आपको ये मान चलना होते हैं दो होते हैं, एक होता है आलम्बन और एक उद्दीपन। दो चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक आलम्बन विभाव दूसरा उद्दीपन विभाव, तो दोनों आप मान के चलिएगा। तो इसलिए दो होते हैं। विभाव के प्रकार पूछ लिया जाए या भेद पूछ लिया जाए तो आपको दो पे टिक लगाना है, यानी आंसर बी वाला इसका सही है। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विभाव होता क्या है। देखिए जो विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कारण। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो याद रखिएगा जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भावों को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं वो विभाव कहलाते हैं। इस प्रकार अगर रस के उत्पत्ति तथा भाव उत्तेजना के मूल कारण को हम विभाव कहते हैं। तो अगर इस प्रश्न को हम देखें तो यहाँ पर जिनके प्रति किसी प्रकार का अभाव या संवेदना होती है, देखिए अभाव नहीं होता है, भाव होता है, तो इसलिए ये वाला आंसर, ये वाला जो ऑप्शन है ए वाला, ये तो गलत हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन की बात करें जिसके प्रति किसी प्रकार का भाव या असंवेदना होती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी जो ऑप्शन है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना नहीं होती है, इसलिए याद रखिए ये गलत हो गया। जिसके प्रति किसी प्रकार का भाव तो होता है लेकिन संवेदना नहीं होती, लेकिन अगर इस पूरी पंक्ति को हम पढ़ें तो यहाँ पढ़ने में आ रहा है भाव या संवेदना नहीं होती, जबकि भाव होता है संवेदना नहीं होती है, तो यानी बी वाला आंसर यहाँ पर सही है, डी वाला गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये स्थायी भावों को उद्बोधन करते हैं और उन्हें हम कहें तो आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति के आधारभूत माने जाते हैं। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है विभाव के बारे में। देखिए जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को उद्दीपन करती हैं उसे ही विभाव कहा जाता है। विभाव के दो प्रकार होते हैं, एक आलम्बन विभाव दूसरा उद्दीपन भाव। तो ये जो पंक्तियां कही गई हैं किसके बारे में कही गई है? ये कहा गया है विभाव के बारे में, इसलिए ए वाला आंसर सही है। जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे कहा जाता है उद्दीपन विभाव, इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से खालिस्तान की उत्पत्ति होती है। देखिए जहाँ पर वैराग्य शब्द की बात हो जाए वहाँ याद रखिएगा शांत रस होता है, इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर बी वाला। आखिरी प्रश्न आप सबके लिए है ये प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, निम्न में कौन सा रस है? ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न का आंसर पाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य अनुराग अकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल और वीडियो वगैरह मिलती रहती हैं, साथ ही अन्य गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहती हैं, इसलिए आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा लक्ष्य अनुराग अकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच।